वेडनेसडेज को हम फोकस करते हैं म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड में इन दिनों पैसिव फंड लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2023 के अंत तक पैसिव फंड में 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। इसे अगर बस 2018 से हम कंपेयर करें तब 83,000 करोड़ का निवेश था। मोतीलाल ओसवाल एएमसी का ताजा सर्वे हमें बता रहा है कि म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम में 2015 में पैसिव फंड का शेयर कहां केवल 1.4% था, जो 2023 में 17% पर पहुंच गया है। इस सर्वे में 2000 लोगों को शामिल किया गया था और इसमें से 61% निवेशकों ने कहा कि उनके पोर्टफोलियो में एक पैसिव स्कीम जरूर है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ये पैसिव फंड की पॉपुलैरिटी के पीछे क्या वजह है, और इस साल जो म्यूचुअल फंड की नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं उनकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, और आपके पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर मुकेश जिंदल, सीएफपी हैं और पार्टनर हैं अल्फा कैपिटल के। डॉक्टर जिंदल, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आपसे मैं सवाल जवाब करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर मुकेश जिंदल से अपने पोर्टफोलियो पर सलाह चाहते हैं या फिर पैसिव फंड पर कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज इस तरह से भेजिए अपने सवाल। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है money9query@tv9.com। इसके अलावा आप यूट्यूब या फेसबुक पर या ट्विटर पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बस ध्यान रहे, सवाल को आप जितने क्लियरली लिखेंगे, अपनी पूरी बात हमें बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स, उतनी आसानी से आपके सभी सवालों का जवाब दे पाएंगे। चलिए लेट्स वेलकम डॉक्टर मुकेश वंस अगेन। सो थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। पैसिव फंड में हम देख रहे हैं निवेश लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसका एयूएम बढ़ गया है, इसकी हिस्सेदारी कुल एयूएम में बढ़ गई है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और आपको क्या लगता है क्यों पैसिव फंड इतने पसंद किए जा रहे हैं? प्रियंका, आपने बहुत सही बताया कि पैसिव फंड्स पॉपुलर होते जा रहे हैं, उनका एक्सपोजर परसेंटेज एयूएम में बढ़ता जा रहा है। इस साल 17% हो गया है और अनुमान है कि अगले 10-20 साल में ये चढ़कर 50% चला जाएगा। और ये कुछ नया नहीं है, इंडिया में ये रोल प्ले आउट हो रहा है, बट अगर हम डेवलप मार्केट्स में देखें, यूएस में देखें, यूरोप में देखें, तो पैसिव फंड्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। नाउ पैसिव फंड्स के पॉपुलर होने का 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं, जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, वो अल्फा जनरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर हम मार्केट में देखें, 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, जहां पे फंड मैनेजर स्टॉक या सेक्टर एक्टिवली मैनेज कर रहा है, और दूसरे होते पैसिव फंड जो बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, वहां कोई एक्टिव मैनेजमेंट का प्ले नहीं। तो अगर हम एक्टिव फंड्स में देखें, प्रियंका, कई सालों से एक्टिव फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट हमने देखा है कि लास्ट 4-5 साल में जो परफॉर्मेंस ही एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की वो कम होती जा रही है। वो अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहे, स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी में। वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और ये नॉर्मली तब होता है जब इकोनॉमी मैच्योर होती है। जैसे अगर हम यूएस में देखें तो वहां पे एक्टिव फंड मैनेजर जो लार्ज कैप वाले हैं, वो बेंचमार्क या इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहे हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड जो लार्ज कैप में, उनमें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो एक्टिव फंड होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। तो वहां पे पैसिव का प्ले आ जाता है, क्योंकि पैसिव एक सस्ता फंड होता है। पैसिव इंडेक्स फंड या पैसिव ईटीएफ में आपका जो खर्चा लगता है, एक्सपेंस रेशियो होता है, वो नॉर्मली 0.1 0.15 होता है, और एक्टिव फंड में लगभग वो 2% चला जाता है। तो जब अल्फा नहीं आ रहा, रिटर्न नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या एचएनआई इन्वेस्टर्स है, वो प्रेफर कर रहे हैं पैसिव में करने के लिए। राइट, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। ये बताइए कि अब सेबी कह रहा है, एक प्रपोजल पर काम चल रहा है, अभी तक ये खबरें मिल रही हैं अलग अलग सोर्सेज से कि एमएफ लाइट यानी म्यूचुअल फंड लाइट करके वो कुछ इस तरह के नियम लाएगा जिसमें कि पैसिव फंड के लिए नियम अलग होंगे, रेगुलेशन अलग होंगे, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड से अभी एट पार रहते थे जहां तक रेगुलेशन की बात है। आपको क्या लगता है, इस तरह के बदलावों की जरूरत है? प्रियंका, मेरे को लगता है जो सेबी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, एंड उनके एनुअल रिपोर्ट में बोला है इन्होंने एमएफ लाइट लाएंगे। अब इसका कारण ये है, देखिए, जो पैसिव फंड होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, वो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी।
उसमें इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रेगुलेटरी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें कंप्लायंस वगैरह इतने नहीं चाहिए होते। जो नॉर्मल फंड्स होते हैं उसमें कंप्लायंस ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि वहां काफी एक्टिव प्ले होता है। कंप्लायंस के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई अगर आज के दिन म्यूचुअल फंड स्कीम लगाना चाहे, नया फंड हाउस खोलना चाहे, तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है, टीम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हाई चाहिए होता है। तो जो एमएफ लाइट सेबी लाने की बात कर रही है, उसमें कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम होगा, नेटवर्क एक्सपीरियंस वगैरह कम होगा, तो इससे होगा ये ज्यादा प्लेयर्स आ पाएंगे और ज्यादा पैसिव इंडेक्स और ईटीएफ फंड्स इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाएंगे। इससे बढ़िया ये होगा कि मार्केट में म्यूचुअल फंड का या इक्विटी का पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मूव है। इस समय इंडिया में इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर बहुत कम है, और इस मूव से म्यूचुअल फंड हर गांव में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। तो सर ये बताइए, आपको क्या लगता है पैसिव फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी स्कीम साबित हो सकती है? किसे करना चाहिए? एक पोर्टफोलियो में कितना पैसिव फंड होना चाहिए? अगर हम एलोकेशन की बात करें, कितना पैसा आपको इसकी तरफ डेडिकेट करना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, पैसिव फंड बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है और मेरे को लगता है ये हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर है, आज के दिन देखिए वो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। हजारों स्कीम है, कौन सी स्कीम ले, कितनी स्कीम ले, इसके चलते वो इन्वेस्ट नहीं करता। सिंपल है, आप निफ्टी का आज के दिन पैसिव इंडेक्स फंड ले लीजिए और आपको एटलीस्ट 14-15% मिल जाएगा, जो निफ्टी रिटर्न दे रहा है। तो अगर कोई स्टार्टिंग इन्वेस्टर है, उनके लिए पैसिव फंड बहुत बढ़िया है। जो लार्ज कैप में एक्सपोजर हम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा इन्वेस्टर से सजेशन यही होगा कि वो एक्टिव फंड ना करें, इंडेक्स फंड करें, वहां खर्चा कम है और बेटर रिटर्न आएगा। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स का एलोकेशन है वो 20 से 30% तक पैसिव में जा सकते हैं, और इससे पोर्टफोलियो का खर्चा भी बेटर रहेगा, सिंपल होगा और मैनेज करना भी इजी होगा। ओके, सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी पसंद हो सकता है। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, क्या आपको लगता है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की जगह एक पैसिव फंड को लाना चाहिए, उसे रिप्लेस करना चाहिए, या फिर लार्ज कैप भी रखें और आप एक पैसिव फंड भी रखें? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर समझाया कि कॉस्ट में बहुत फर्क हो जाता हो, और रिटर्न की जहां हम बात कर रहे हैं, सो लार्ज कैप इज ऑलमोस्ट और इनफैक्ट नॉट एट पार, मैं कहूंगी इनफैक्ट कहीं कहीं रिटर्न को बीट किया इंडेक्स फंड ने। करेक्ट, नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं प्रियंका। और देखिए जो चेंजेस होते हैं ये एक बार में नहीं होते प्रियंका, ये धीरे धीरे चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सारे अपने लार्ज कैप फंड बेच के इंडेक्स फंड में कर दें, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि जब भी आप पोर्टफोलियो चर्न करते हैं तो उसमें टैक्स लग जाता है, आपका एग्जिट लोड लगता है, तो जो आप बेचोगे और फिर री इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट कम हो जाता है। आप स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं कि फ्रेश जो पैसा है लार्ज कैप में जो जाना है वो इंडेक्स फंड में डालिए, और धीरे धीरे जब बेचने पड़े तो एक्टिव फंड जो लार्ज वाले उन्हें बेचिए। तो ग्रेजुअली ये जो एक्सपोजर मैंने बोला कि पोर्टफोलियो में 20 से 30% आप पैसिव में कर सकते हैं, ये डे वन से नहीं होगा, ये ग्रेजुअली होगा। आप इसको 4-5 साल में ग्रेजुअली बढ़ाते रहिए, और इससे जैसे आपने बोला इसमें एक्सपेंस काफी कम हो जाता है, तो रिटर्न बेटर हो जाता है। 1.5 से 2% का एक्सपेंस का फर्क पड़ जाता है, जो बहुत बड़ा एक परसेंटेज टर्म्स में फिगर होती है। ओके, सो जो एक्सपेंस एक फंड मैनेजमेंट कंपनी आपसे लेती है, केएमसी लेती है, उसमें आप कह रहे हैं 1.5 से 2% का फर्क पड़ जाएगा, तो हमारा खर्चा, इन्वेस्टर्स का खर्चा कम हो जाएगा। 20 से 30% आपके पोर्टफोलियो में पैसिव फंड को आप डेडिकेट कर सकते हैं। नए इन्वेस्टर हैं तो पैसिव फंड को बिल्कुल थम्स अप दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अभी तक अब बात करते हैं, थोड़ा सी बात को हम पैसिव फंड से मोड़कर मैं लेना चाहूँगी कि नई स्कीम्स जो आई हैं, जो ईयर 2023 के ये जो 7 महीने रहे हैं, इसमें अगर हम एनएफओ की रफ्तार देखें तो काफ़ी धीमी रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, जब एनएफओस की एकदम भीड़ रहती है। इस बार अभी तक एनएफओस ओनली 59 के आसपास आए हैं। अगस्त में अभी सेबी के पास केवल 2 और एनएफओस आएंगे, उसके बाद हार्डली कुछ महीने बचते हैं इस साल को कंप्लीट होने में। वहीं अगर आप 2022 और 2021 के आंकड़े देखें तो 2022 में 228 नई स्कीम्स आई, 2021 में 140 नई स्कीम आई। इस बार क्या हो गया है, 2023 में जो है थोड़ा सा ब्रेक लग गया है, नए स्कीम्स नहीं आ रही हैं। क्या कंपनीज जो है जहां अपने आप को देख रही हैं जितने स्कीम के साथ उन्हें सफिशिएंट मान रही हैं, उनके पास क्या और नई स्कीम लाने की जगह नहीं है, या बाजार का डर सता रहा है?
देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। एनएफओ कम आ रहे हैं, पैसे कम रेज हो रहे हैं। इस साल 20,000 करोड़ रेज हुए हैं। लास्ट ईयर अराउंड 60,000 हुआ था, और 2021 में 1 लाख करोड़ कंपनीज ने एनएफओ के थ्रू मार्केट से रेज किया था। हम्म। अब मेरे से आप पूछेंगे तो ये जो फंड हाउसेस हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ये हमेशा चाहती है एनएफओ ज्यादा से ज्यादा लाएं, क्योंकि इनसे फ्रेश पैसा इनके पास आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट देखिए, ये एनएफओ कब लाते हैं? एनएफओ तब लाते हैं जब मार्केट में सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा बुलिश होता है, पॉजिटिव होता है, और इन्वेस्टर फ्रेश पैसा डालने के लिए रेडी होता है। और हमने नॉर्मली देखा है एनएफओ तब आते हैं या सेंटीमेंट्स बुलिश तब होते हैं जब मार्केट चढ़ रही होती है। जैसे 2020-21 में जब मार्केट चढ़ रही थी, तो इन्वेस्टर्स नए फंड को ट्राई करने के लिए रेडी होता है, स्टॉक मार्केट में डालना चाहते हैं, तो इसलिए उस समय पैसा काफी आया। और जो इन्वेस्टर होता है वो नॉर्मली पास रिटर्न देख के पैसा डालता है। तो मार्केट चढ़ रही होती है, उसे लगता है कि रिटर्न अच्छा आ रहा है और कंटिन्यू करेगा, तो बुल रन में या बुल रन के कुछ महीनों के बाद तक भी पैसा इन्वेस्ट होता है। बट अगर हम देखें प्रियंका, लास्ट जो मार्केट का पीक था वो अक्टूबर 2021 में आया था। अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2023 तक मार्केट फ्लैट था, कोई रिटर्न नहीं आया। तो जो सेंटिमेंट्स थे, यूफोरिया था, वो काफी गिर गया था, इन्वेस्टर नया पैसा नहीं डाल रहा था, इसलिए एनएफओ की डिमांड 2023 में गिर गई थी, इसलिए नए फंड लॉन्च नहीं हो रहे थे। बट अब अगर देखें, अप्रैल से लेके जुलाई फैंटास्टिक रहा है, मार्केट काफी रैली हुई है, मिड कैप स्मॉल कैप्स ने काफी रिटर्न दिए हैं। तो मेरा अनुमान ये है कि इस समय यूफोरिया हाई है, इन्वेस्टर्स विलिंग है नई स्कीम को ट्राई करने के लिए। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में एनएफओस फिर से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि फंड हाउसेस का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मार्केट से हम कैसे पैसा लाएं, और एनएफओ मेरे ख्याल से ज्यादातर एक मार्केटिंग गिमिक रहता है। ओके, तो हम नई स्कीम्स को लेकर के अभी हमें ये नहीं लगना चाहिए कि 2030 इज बीन अ बैड ईयर। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, आएंगी स्कीम्स, आएंगी, एनएफओस आएगा, और ओके ये फिर फाइन। से साइकिल चलेगी। चलिए, तो फिर उस साइकिल का इंतजार कर रहेगा बासाज, अब कुछ नई स्कीम्स का इंतजार करें। लेकिन नई स्कीम्स का आने का मतलब ये नहीं है कि आपको नई स्कीम में ही निवेश करना है। आपको समझना है कि आपके पोर्टफोलियो में उसकी क्या अहमियत है, कि आपको उस तरह की स्कीम की ज़रूरत है या नहीं है। चलिए, अब हम डॉक्टर मुकेश कुछ सवाल लेकर आते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजा है। स्नेहा दास का कोलकाता से हमें व्हाट्सएप आया था, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो के बारे में हमें बताया है। इन्होंने कहा है कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में एक मुश्त 9 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं। 3 साल हो गए हैं, जब खरीदा था तब एनएवी 136 थी, अब 222 है, और कुछ साल रखने का इरादा है। क्या ये सही रहेगा, और हाइब्रिड और बैलेंस्ड फंड में क्या अंतर होता है? देखिए प्रियंका जी, जो एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, एक टाइम में बहुत बढ़िया कर रही थी, पर कुछ सालों से काफी अंडर परफॉर्म कर रही है, और रिटर्न काफी हिट हुए हैं इसमें। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि फंड का साइज बड़ा हो गया है। इस समय 58,000 करोड़ फंड का साइज है, और नॉर्मली फंड का साइज जब बड़ा हो जाता है तो थोड़े से रिटर्न ड्रैग होने लगते हैं। स्नेहा जी ने 9 लाख रुपए डाले थे इस स्कीम में, और मेरे अनुमान से जैसे इन्होंने नैब बताया, 9 का 15 लाख हो गया है। इन्होंने हमें काफी डिटेल नहीं बताई, इन्होंने ये नहीं बताया इनका बाकी पोर्टफोलियो क्या है, कितना है। बट अगर हम ये मान के चलें कि सिर्फ इनके पास अगर एक ही स्कीम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, तो कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो इसमें थोड़ा सा एक्सपोजर कट्स कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मेरा इनको सजेशन ये होगा कि 15 लाख में से आप लगभग 10 लाख बेचें, और 2 इक्विटी हाइब्रिड फंड में आप डाल सकते हैं। इक्विटी हाइब्रिड फंड में, जैसे जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, आप 2 फंड उठा सकते हैं। एक एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड उठा लीजिए, और दूसरा आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड उठा लीजिए। तो डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया हो जाएगा, ये स्कीम्स बेटर कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से रिटर्न्स बढ़िया रहेंगे। इनका दूसरा सवाल था कि हाइब्रिड एंड बैलेंस फंड्स में क्या फर्क है। तो हाइब्रिड जो है एक वो ब्रॉड कैटेगरी है। हाइब्रिड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स आते हैं। नॉर्मली हाइब्रिड उन फंड्स को कहलाते हैं जहां पे इक्विटी और डेट का मिक्स होता है। तो हमारे पास कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बैलेंस हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इक्विटी सेविंग्स है। तो बहुत सारी कैटेगरीज है, उसमें से एक कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, जहां पे ये एसबीआई इक्विटी एंड हाइब्रिड फंड क्वालिफाई करता है। और सेबी की डेफिनेशन है कि जो फंड 65% से 80% इक्विटी में डालता है,
वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। राइट तो आपने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में निवेश किया हुआ है, और हाइब्रिड फंड जो है वो ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर अलग अलग तरह के फंड्स है। एग्रेसिव हो गया, बैलेंस हो गया, कंजर्वेटिव फंड हो गया। आई होप स्नेहा हमने आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम निखिल गोयनका का सवाल लेते हैं। निखिल ने हमें बताया कि 10 साल में 20% का रिटर्न वो कमाना चाहते हैं। कुछ अच्छे बैलेंस हाइब्रिड फंड के बारे में मुझे जानकारी दीजिए। मान लीजिए कि मैं 15 महीने के लिए 10,000 की सिप करता हूं और फिर 16वें महीने की शुरुआत में पूरा पैसा निकाल लेता हूं, तो क्या इस मुनाफे पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा? कैसे लगेगा? थैंक यू प्रियंका। इनफैक्ट इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं निखिल जी ने। एक तो इन्होंने बताया कि इन्हें 20% का रिटर्न चाहिए। एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन है, कई बार एक्सपेक्टेशन एग्रेसिव होती है तो डिसअपॉइंटमेंट भी हो जाता है। नॉर्मली रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आप मार्केट से 14-15% का रिटर्न अगले 8-10 साल में पर एनम का कमा सकते हैं। अगर ये एक्सपेक्टेशन सेट करके इन्वेस्ट करेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बट अगर आपके दिमाग में फिर भी है कि आपको 20% रिटर्न टारगेट करना है, तो आपको पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब पोर्टफोलियो में ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, और अगर आप वो कंफर्टेबल हैं हाई रिस्क हाई वोलेटिलिटी के लिए, तो उस केस में आप स्मॉल कैप फंड्स कोशिश कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न देते हैं क्योंकि वो छोटी कंपनी में निवेश करते हैं, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा रहता है। हिस्टोरिकली उन्होंने 20 से 22% पर एनम रिटर्न दिया है। हम ये मान के चल सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम में 18-20% वो रिटर्न दे दें। आप दो इसमें फंड्स देख सकते हैं, एक आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, एक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड भी आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा, टैक्स का सवाल पूछा कि इनकी एसआईपी चल रही है 15 महीने से, अगर वो बेचेंगे 15 महीने बाद तो क्या टैक्स आएगा? 16 मंथ को बेचते हैं तो हाँ 16 मंथ को बेचते हैं। तो अगर हम टैक्स रूल देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डेफिनेशन ये है कि अगर कोई भी स्कीम अगर आपने खरीदी आज और उसको 1 साल बाद बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई करेगा और आपको 10% का टैक्स लगेगा गेन पे। और अगर आप 1 साल पहले बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई करेगा और टैक्स लगेगा 15%। ना एक इसमें इंपॉर्टेंट बात प्रियंका ये हो जाती है, क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपकी फर्स्ट परचेज डेट नहीं होगी, आपको इंडिविजुअली हर परचेज देखना पड़ेगा। तो जब 16th मंथ में बेचेंगे तो आपने जो पहली 3 इंस्टॉलमेंट्स एसआईपी की करी होंगी सिर्फ वही लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिफाई करेंगे, और उनपे जो गेन आएगा वो 10% के लिए टैक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। और जो लास्ट की आपने 12 महीने की एसआईपी है, क्योंकि उनको 1 साल पूरा नहीं हुआ तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा और उसमें 15% टैक्स लगेगा। तो ये इन्वेस्टर थोड़ा ध्यान रखें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसआईपी की क्या डेट्स हैं और उस हिसाब से सेलिंग का डिसीजन लें। ओके राइट। चलिए अब मेरे साथ राहुल यादव जुड़ गए हैं इंदौर से। राहुल जी ने हमें अपना सवाल व्हाट्सएप किया था लास्ट वीक ही। राहुल नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप प्लीज बताइए आप क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, मैं मेरे पास 4 फंड है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, उसके अलावा एसबीआई का मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप और कैनरा रोड का स्मॉल कैप। चारों फंड में मैं 4-4 हजार रुपए पर मंथ एसआईपी कर रहा हूँ। तो ये करीब करीब मैं 25 साल से ज्यादा का मेरा होराइजन है, टाइम होराइजन। तो क्या ये मेरा पोर्टफोलियो सही है मैम, या कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत है? ठीक है राहुल, ये बताइए आप हर में 4,000 रुपए डाल रहे हैं या सब में 1-1 हजार डाल करके हर महीने 4,000 की सिप कर रहे हैं? मैं चारों फंड में 4-4 हजार डाल रहा हूँ। ओके, चारों फंड में यानी कुल 12,000। ओके, आपने जो सवाल भेजा था ना तो मैंने उसे मिस इंटरप्रेट किया कि आप हर महीने 4,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। अच्छा, वो आपसे बात हो गई। 25 साल का आपका नजरिया है, राइट? बने रहिए। मैम 4 फंड है मैम मेरे पास में, चारों फंड में 4-4 हजार है। यस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। ओके डॉक्टर मुकेश, राहुल हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। इन्होंने बताया, मुझे पहले लगा था कि ये 1-1 हजार रुपए पर स्कीम कर रहे हैं, पर अराउंड 12,000 हर स्कीम में 4,000 का निवेश है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप का है एसबीआई का, एक्सिस और कैनरा रोबेको के स्मॉल कैप में। कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? 25 साल तक निवेश करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका मैं राहुल को बधाई देना चाहूंगा इन द सेंस कि ये अपना टाइम होराइजन 25 साल का लेके चल रहे हैं। इनका गोल काफी क्लियर है कि मुझे एसआईपी करना है 25 साल, और इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होनी चाहिए क्योंकि वेल्थ लॉन्ग टर्म में ही होती है। जैसे मैं इनके केस में बताऊं, अगर ये 4-4 हजार रुपए 4 फंड में करेंगे
तो 16,000 रुपए ये करेंगे और लगभग ये 25 साल में 50 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और अगर ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट्स 25 साल तक, और इसमें मैं अगर मान के चलूं 15% का रिटर्न आएगा, तो ये कॉर्पस उस समय लगभग 8 करोड़ का बन जाएगा। तो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये कॉर्पस जो है इनका 15 गुना हो जाता है, 15 टाइम्स बाय सिंपल एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो लॉन्ग टर्म का कंपाउंडिंग बेनिफिट है आता है, इनको दिखता है ये। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसे कंटिन्यू करिए। एक ये है पोर्टफोलियो में, अगर ये चारों स्कीम की बात करूं तो स्कीम्स बहुत बढ़िया है। पराग पारिक, एसबीआई, एक्सिस, कैनरा सब ठीक है। इसमें एक एक्सिस स्मॉल कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आपके पास इसमें 2 स्मॉल कैप फंड्स है। तो एक सिंपल सा चेंज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी बंद करके आप एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एचडीएफसी की फंड मैनेजमेंट टीम अच्छी चल रही है और आपका पोर्टफोलियो भी रिस्क वाइज बढ़िया हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज है, और बाकी आप ऐसी कंटिन्यू करते रहिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वेल्थ क्रिएशन 25 साल में काफी बढ़िया रहेगा। ओके सो राहुल, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। एक ट्वीक जो आप कर सकते हैं, 2 स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, तो उसके जगह पर हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं कि आप एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। बट अप टू यू, आपका निवेश बिल्कुल सही जगह पर है। एक्सेस स्मॉल कैप क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मुकेश जी कहने मुझसे बदल करके आप देख सकते हैं, पर आप बहुत सही राह पे चल रहे हैं। कंग्रेचुलेशन। सचिन का सवाल लेते हैं बेंगलुरु से। सचिन ने हमें बताया कि ये 2017 से म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए एक लिक्विड फंड बताएं और मेरे पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करें। 10 साल में इस निवेश से कितना पैसा जमा हो पाएगा, ये भी जानना चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 8 लाख रुपए है, और सचिन का पोर्टफोलियो हमारे सामने है। एसबीआई ब्लू चिप 3,000 रुपए डाल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू का बैलेंस एडवांटेज फंड है, 5,000 रुपए का निवेश। टाटा डिजिटल फंड में 1,000 का निवेश। यूटीआई के फ्लेक्सी फंड में 3,000 रुपए का निवेश। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी में 1,000 का निवेश। एक्सिस मिड कैप में 2,000 रुपए का निवेश। कैसा लग रहा है सर आपको सचिन का पोर्टफोलियो? सचिन का पोर्टफोलियो बढ़िया लग रहा है, एंड इन्होंने काफी सवाल पूछे हैं, तो इनके सारे सवालों के जवाब देते हैं। एक इन्होंने पूछा कंटिजेंसी कॉर्पस के लिए पैसा कहाँ पार्क करे, कौन से टाइप का फंड, लिक्विड सही रहेगा, क्या रहेगा। तो मेरा इनको सुझाव होगा कि आप आदित्य बिरला का मनी मैनेजर फंड कंसिडर कर सकते हैं। मनी मैनेजर फंड एक लो कॉस्ट फंड है, और इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। इसमें आपको लगभग 7% का रिटर्न आना चाहिए, तो इसको आप कंटिजेंसी कॉर्पस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि ये एसआईपी अगर 15,000 की मंथली 10 साल के लिए करेंगे, और इनके पास ऑलरेडी 8 लाख हैं, तो पोर्टफोलियो 10 साल के बाद लगभग क्या रहेगा। तो इसमें अगर हम एज्यूम करें कि मार्केट 15% रिटर्न देगी, तो इनका कॉर्पस लगभग 80 लाख हो जाएगा। तो अगर ये डिसिप्लिन बना के रखेंगे, एसआईपी करते रहेंगे, तो एक इनके पास अच्छी रकम होगी 10 साल बाद। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में काफी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, फंड्स वगैरह सब सही हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इनको सजेशन दूंगा कि 2 फंड्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक है इनका यूटीआई फ्लेक्सी कैप जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा एक्सिस मिड कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं कि एक हम टाटा स्मॉल कैप फंड ले लें, और दूसरा हम यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड कर ले। तो यहाँ पे मैं पैसिव डाल रहा हूँ, एंड इससे इनकी एक्सपेंसेस भी कम होंगे, और स्मॉल कैप भी डाल रहा हूँ, जिससे इनका रिटर्न बेटर होगा, क्योंकि इनके पास स्मॉल कैप फंड नहीं है। तो 2 स्कीम्स में आप ट्विक करें, एक पैसिव डालें, एक स्मॉल कैप फंड डालें, तो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चरिंग कॉम्पोजिशन सही हो जाएगा। ठीक है, ओके सचिन, एक पैसिव फंड और एक स्मॉल कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए भी आपको डॉक्टर मुकेश ने सलाह दी है, तो ख्याल रखिए इन बातों का। वैसे आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है, डाइवर्सिफाइड दिख रहा है, एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर जिस तरह की रिटर्न हम जिसका अनुमान लगा सकते हैं अभी, उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा, तो आप एक अच्छे कॉर्पस पे बैठे होंगे। अमित मूंगा जी का सवाल लेती हूँ, और एक और सवाल जो एक लंबा चौड़ा सा पोर्टफोलियो आया है, वो इस सवाल के बाद हम लेंगे। लेकिन पहले अच्छा, फोन लाइन पर अंकित जुड़ चुके हैं इनफैक्ट, तो पहले हम कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद अमित सर का सवाल लेंगे। अंकित यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित जी, गुड इवनिंग, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? हेलो जी अंकित जी, आवाज आ रही है, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा पराग पारिक में 1,000 रुपए है, फ्लेक्सी कैप। एसबीआई काउंटर में 500 रुपए है।
कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 600 रुपए है। जी। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 500 रुपए है और HDFC फ्लेक्सी पर 1000 है। ICICI सेंसेक्स नाइन में 500 रुपए है। 12 ईयर से ऊपर का टाइम है में। ओके, 12 साल के लिए आप कर रहे हैं, राइट? जी जी। ओके, आपका कोई लक्ष्य है क्या इतनी राशि जमा करना? 25 लाख का लक्ष्य आप? वेल्थ क्रिएशन है मैम। ओके। और फिलहाल ओके, ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन है, 25 लाख तक जमा करना चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो को मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ डॉक्टर मुकेश आपके लिए, क्योंकि आवाज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, लाइन में डिस्टर्बेंस थी। तो मुकेश सर, इनका पोर्टफोलियो आपके सामने भी आ रहा है अभी। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 1000 रुपये का निवेश। SBI कॉन्ट्रा में 500 का निवेश है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 600 का निवेश। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है। ICICI का सेंसेक्स इंडेक्स फंड है और HDFC का फ्लेक्सी कैप है। 12 साल का नजरिया है। कैसा लग रहा है आपको अंकित जी का ये पोर्टफोलियो? उन्होंने इनफैक्ट अभी शो देखते देखते दौरान ही हमें व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजा था। नहीं, अंकित जी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लग रहा है। अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने काफी, मेरे को लगता है चैनल देख रहे हैं प्रियंका जी का, क्योंकि आपने जितनी भी स्कीम्स सेलेक्ट की हैं काफी अच्छा है सब। इसमें कुछ खास चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बस सिंपल सा चेंज ये होगा कि आपके पास कोटक के 2 इक्विटी फंड्स हैं और आपके पास स्मॉल कैप नहीं है, तो आप इसमें से एक जो फंड है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, उसमें SIP स्टॉप करके आप ICICI स्मॉल कैप में SIP कर लीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में थोड़ा बेटर रिटर्न देता है। थोड़ा वोलेटाइल रहता है बट रिटर्न इससे इंप्रूव हो जाएगा। बाकी जितने फंड हैं, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, सब बहुत बढ़िया है। HDFC फ्लेक्सी कैप, इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। और आपने पैसिव फंड भी लिया हुआ है जिसका हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, तो आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ओके, डॉक्टर मुकेश, एक सवाल लाइव हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि आप SBI ब्लू चिप फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी इन्हें दे सकते हैं क्या? देखिए, SBI ब्लू चिप बहुत बढ़िया फंड है। वो जो फंड है वो लार्ज कैप फंड है और अभी तक अगर उसकी हम परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1-2 साल में वो बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, 3-4 साल पहले वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, निफ्टी की परफॉर्मेंस को बीट नहीं कर पा रहा था। अभी तो बेटर चल रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में एक्टिव लार्ज कैप फंड मैनेजर्स इंडेक्स को या निफ्टी को जल्दी से बीट नहीं कर पाएंगे, तो आप इस चीज को वॉच रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एक इंडेक्स फंड या ETF से कर सकते हैं जहां पे कॉस्ट लेस रहेगा, तो उससे ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो अभी आप कंटिन्यू करिए बट कीप अ वॉच। अगर परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आए तो आप पैसिव कर सकते हैं। ओके, देखिए, पैसिव की पॉपुलैरिटी मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ क्योंकि हम हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आप पैसिव में स्विच कीजिए। ऑल राइट, चलिए अगला सवाल हम लेते हैं अमित मोंगा जी का, पटियाला से है। और अमित हमसे पूछ रहे हैं कि ये 1 लाख रुपए का लमसम निवेश करना चाहते हैं, इसके लिए कोई डेट फंड अगर आप बता सके। 6 महीने के लिए निवेश करना है और क्या ये डेट फंड उन्हें बैंक FD से बेहतर रिटर्न देगा? यानी 6 महीने के लिए अगर डेट फंड में पैसे पार्क करें तो क्या अमित एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेहतर रिटर्न? देखिए अमित, मेरे अनुमान से डेट फंड बेटर देगा आपकी FD से। एंड आप इसके लिए आदित्य बिरला का मनी मैनेजर फंड कंसीडर कर सकते हैं। एक लो कॉस्ट डेट फंड है, इसमें कोई एंट्री चार्ज एग्जिट चार्ज नहीं है। देखिए, FD और डेट फंड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फर्क होते हैं। फर्क ये होते हैं, मान के चलिए आज आपने 1 साल की FD करा ली, आपको 7% का रिटर्न मिल गया। जब आप FD को तोड़ने जाएंगे, मान के चलिए 6 महीने बाद जरूरत पड़ गई, तोड़ा आपने 6 महीने बाद, तो इसमें 2 बातें आ जाती हैं। एक, आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो 1 साल का नहीं, 6 महीने का FD का रिटर्न मिलेगा, जो कि शायद 4-5% हो। और कुछ बैंक, सब नहीं बट कुछ बैंक उसमें एग्जिट चार्ज भी लगा देते हैं। तो जो आपके हाथ में आता है वो रिटर्न 4-5% आता है, 3-4% आता है, जो कि कम हो जाता है। डेट फंड का एडवांटेज ये है कि आपको रिटर्न आज जो चल रहा है वो इवन आप 1 दिन के लिए भी पार्क करेंगे या 2 दिन के भी लिए पार्क करेंगे, आपको पूरा रिटर्न मिलेगा। जैसे इस समय रिटर्न लगभग 7% के आसपास चल रहा है कंपाउंडेड पूरे साल का, तो आप 3 दिन के लिए भी रखेंगे तो आपको पूरा रिटर्न मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो नॉर्मली अगर पैसा 1 साल के लिए नीचे के लिए है तो आप डेट फंड के लिए इस्तेमाल करें।
और बेनिफिशियल रहेगा। पैसा आपके बैंक अकाउंट में 1 वर्किंग डे में आ जाता है। आज आप रिडम्पशन डालेंगे, कल अगर वर्किंग डे तो कल सुबह पैसा आ जाता है। तो कन्वीनियंस भी है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, एक तो मतलब आप कभी भी आप निकल सकते हैं। अगर आपको 6 महीने का टाइम होराइजन है तो कोई भी बैंक एफडी 6 महीने की तो होगी नहीं, मिनिमम 1 साल की होगी, होती है जो छोटी अवधि की होती है, उस पर रिटर्न तो आपको उतना अच्छा नहीं शायद मिल पाएगा। ओके, एक सवाल जो यहाँ पर लाइव आया है, चलिए हम उस लाइव सवाल को आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, अगर कोई अभी इस तरह के बाजार में जब हम देख रहे हैं कि बाजार का मूड अच्छा है, बेहतर है, कोई 5,000 रुपए की सिप अगर करना चाहता है तो आप क्या उन्हें रणनीति देना चाहेंगे? और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है अगर कोई तो? प्रियंका जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। बाजार का रुख बढ़िया है, मूड अच्छा है, होप ऐसे ही चलता रहे। और हमें लगता है कि We'll इंडिया की cross जो our fingers. कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। और मेरे को लगता है कि इंडिया जो है एक बुल रन स्टोरी है। अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में ये हमारी स्टोरी है, हमारा डेकेड है। मोदी जी बोल रहे हैं कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट 5 years। तो इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है इस ग्रोथ में। और एसआईपी बहुत बढ़िया तरीका रहता है पार्टिसिपेट करने के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आए, हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल में मार्केट गिर जाए, बट अगर आपका टाइम होराइजन 5 या 10 साल है तो आप आंख बंद करके एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कौन से फंड में करें? तो प्रियंका जी, मेरा सबको सजेशन ये होता है पोर्टफोलियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। ज्यादा फंड की आपको जरूरत नहीं है, 2-3 फंड ले लीजिए, उससे आपके पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। तो नॉर्मली एक आप लार्ज कैप फंड ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए। ये 3 फंड से आपका पूरा कवरेज हो जाता है और रिटर्न भी अच्छा आ जाएगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया था, लार्ज कैप के लिए हम एक पैसिव फंड लें क्योंकि उससे एक्सपेंस लो रहता है और सिंपल रहता है। तो आप स्टार्ट करने के लिए एक निफ्टी इंडेक्स फंड कर सकते हैं, निफ्टी ईटीएफ कर सकते हैं, आप एसबीआई का निफ्टी ईटीएफ या निफ्टी इंडेक्स फंड कर सकते हैं। वो लार्ज कैप का आपको कवरेज दे देगा। मिड कैप के लिए आप एसबीआई मिड कैप कर लीजिए और स्मॉल कैप के लिए आईसीआईसी स्मॉल कैप कर लीजिए। इन 3 फंड में आप कर लीजिए, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और आप एसआईपी करते रहिए तो आप वेल्थ क्रिएशन में अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नंदलाल महिया हमारे साथ जो है लाइव हमारे शो को देख रहे हैं, उनका सवाल भी मैं थोड़ी देर में लेती हूँ। नंदलाल जी, आपसे पहले मैं सईद नकवी जी का सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद नंदलाल जी का सवाल लूंगी। तो सईद नकवी का लाइव सवाल ये है कि मुझे 1-2 एग्रेसिव फंड के बारे में बताइए, 12 से 15 साल इनका नजरिया है। देखिए, एग्रेसिव फंड की डेफिनेशन तो मैं पता नहीं आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर मेरे से आज के दिन पूछेंगे वेरी एग्रेसिव फंड, तो मेरे दिमाग में 2 फंड आते हैं और 2 कैटेगरीज आती है। एक स्मॉल कैप फंड है एंड स्मॉल कैप फंड थोड़े शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमारा अनुमान ये होता है कि वो 18 से 20% रिटर्न देंगे। तो आप स्मॉल कैप का फंड उठा सकते हैं, कोई भी उठा लीजिए, आईसीसी स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप फंड। दूसरा एक नया फंड आया है विच इज अ माइक्रो कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। वो क्या करता है, वो छोटी कंपनी स्मॉल कैप के बाद वाली जो कंपनी होती है, जो मार्केट कैप 501 से लेके 750 तक, उसमें वो डालता है। और वहां पे हमने देखा पास्ट में उस कैटेगरी ने, माइक्रो कैप ने 22-23% रिटर्न पर एनम भी दिए हैं। बट देखिए, रिटर्न फ्री में नहीं आते, जितना ज्यादा आप रिटर्न चीज करेंगे रिस्क है। तो जैसे 2008 की मैं बात करूं, जब क्राइसिस हुआ था तो जो हमारा निफ्टी था वो 60% गिरा था, जो स्मॉल कैप फंड्स थे वो 70% के आसपास गिरे थे, और माइक्रो कैप फंड जो है वो 80% गिर गया था। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं इतनी वोलेटिलिटी देखने के लिए, तो आप इन कैटेगरी में डालें, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न डेफिनेटली आएगा। राइट, लेकिन इसमें ये भी है कि जब बाजार चढ़ते तो ये आपको शायद सबसे अच्छे लगते हैं, जब बाजार गिरते तो सबसे ज्यादा चोट ही नहीं लगती है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल इस डिसीजन के पहले। नंदलाल महिया हमसे पूछ रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं महिया जी, कि एटीसी रिबेट अगर पाने के लिए कोई ईएलएसएस में निवेश करना चाहे तो ईएलएसएस के कोई इंडेक्स पैसिव फंड आप सजेस्ट कर सकते हैं? ईएलएसएस का इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं, मेरे को फिलहाल नाम याद नहीं है, बट काफी बढ़िया आइडिया होगा अगर इंडेक्स कर लें, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है जो ईएलएसएस वाले फंड्स होते हैं वो हेवी लार्ज कैप में होते हैं और उनमें खर्चा भी 1.5-2% का होता है। तो आप पैसिव फंड कर सकते हैं। और अगर एक्टिव फंड आप करना चाहेंगे तो आप पराग पारिक का टैक्स सेवर फंड है, वो एक बढ़िया एक्टिव फंड है।
आप उसको देख सकते हैं। बट इंडेक्स पैसिव फंड है, फिलहाल मेरे को याद नहीं है, बट अगर अवेलेबल है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि यूएलएसएस में कोई पैसिव फंड है नंदलाल जी। आई थिंक मुझे भी जाके एक बार चेक करना होगा इसको। ओके, आई ऑलवेज थॉट कि यूएलएसएस में सारे एक्टिव फंड ही हैं। ओके, ये आपने एक नई बात बता दी मुझको, सो आई एम गोइंग टू गो एंड चेक दैट। मोहित यादव का एक सवाल है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड से क्या कोटक स्मॉल कैप फंड में स्विच करूं या नहीं? देखिए, इन्होंने बहुत, प्रियंका जी, इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि एक्सिस के फंड्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम जो है काफी स्ट्रगल हुई है। काफी इन्होंने फंड मैनेजर चेंज हुए हैं। जो सीआईओ थे विघ्नेश गोपानी, वो छोड़ के चले गए हैं। ये गोल्डमैन सैक्स से टीम लाए हैं। तो मेरा सुझाव यही होगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड को आप 6 महीने से 1 साल का टाइम और दीजिए। और दूसरा एक कारण ये भी था एक्सिस म्यूचुअल फंड का अंडर परफॉर्म करने का, कि जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, जो फिलॉसफी थी, इनकी फिलॉसफी थी ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स एट एनी प्राइस खरीदते थे। जैसे ये स्टॉक खरीदेंगे, बर्जर खरीदेंगे, एशियन पेंट्स खरीदेंगे, पिडिलाइट खरीदेंगे, जो बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी कंपनीज है, और कोई भी भाव में खरीदेंगे। इस स्ट्रैटेजी को हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, क्वालिटी स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। तो ये एज ए स्ट्रैटेजी अंडर परफॉर्म कर रही थी 18 महीने में, लास्ट 18 मंथ से। और बट हमें लगता है आने वाले टाइम में शायद ये बाउंस बैक करे। तो अगर ये बाउंस बैक करेगा तो इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो मेरा आपका सजेशन यही होगा कि आप इन्हें थोड़ा सा टाइम दें। जो कोटक स्मॉल कैप फंड है वो बहुत बढ़िया फंड है। उसके फंड मैनेजर पंकज तिब्रेवाल है, काफी उनको बढ़िया एक्सपीरियंस है। पास में इन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया। वो भी थोड़ा सा 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सिस स्मॉल कैप से कोटक स्मॉल कैप में जाएंगे तो कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड मेरा सजेशन यही होगा, एक्सिस स्मॉल कैप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं होता है तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। राइट मोहित, अभी तो खैर आपको पॉज बटन दबाना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट स्विचिंग। आप 6 महीना 1 साल का वक्त दीजिए, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। रिव्यू कीजिएगा डिसीजन को। अपना सवाल फिर से आप हमसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकेश जिंदल, आज आपने वक्त निकाला। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, शुक्रिया। Thank you, Priyanka. Thanks a lot for inviting me to the show and for making me talk to the audience. It's always pleasure to be here. Thank you. Thanks a lot, Priyanka. थैंक यू, बाय बाय। चलिए, तो आज के शो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे लोग लाइव पे जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।